हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप। चलिए आज आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 13। ये चैप्टर 13 है जिसमें आपके लिए लेके आए हैं आज पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। जीरो टू जीनियस क्लास में आप देख रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ये कक्षा 10 का एक ऐसा अध्याय है जो कि कक्षा 10 के गणित की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका अध्ययन आप बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इस चैप्टर में से भी कम है आपकी गणित की परीक्षा में 10 से 12 नंबर तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अन्य परीक्षाएं जब आप कक्षा 10 पास करके बाहर निकलते हैं और 10th क्लास के बेसिस पर कोई भी परीक्षा के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें भी जो आपकी परीक्षा होती है, आपका प्रश्न पत्र आता है, इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ऐसी कोई आपकी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है कि जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ने अपना योगदान न दिया हो। तो सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस अध्याय का आप बहुत अच्छे से अध्ययन करें, ताकि ये आने वाले समय में भी आपके लिए कोई समस्या ना पैदा कर सके। आज इसको आप अच्छे से जान लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीरो टू जीनियस क्लास में आप देख रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी मैथ है, चैप्टर 13 है इसमें। तो डायरेक्ट हम प्रश्नावली पर न आके थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, यहां पे हमें इस प्रश्नावली में किन वस्तुओं का आयतन निकालना है और किन वस्तुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है और आयतन क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम वो जान लेते हैं। देखिए, आपको यह आकृति दिख गई होगी यहां पे। यह आकृति किस प्रकार की आकृति है आपको दिखाई दे रही होगी। यह आकृति एक वर्ग है। वर्ग मैंने जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यह एक वर्ग है। और हम इसमें बात करेंगे घन के बारे में। किसके बारे में? घन के बारे में। देखिए, घन से वर्ग कैसे बनता है। यहां आगे तक ले गए इसके दोनों सिरों को, और ये नीचे वाले सिरे भी यहां पर आगे तक ले जाएंगे, और फिर इन सभी सिरों को आपस में ऐसे करके मिला देंगे। अब आपको इस प्रकार से दिख रहा है जैसे कोई दरवाजा खुल गया है, दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की आकृति बन गई। ये आपका गेट हो गया और अंदर ऐसे खुला हुआ है। अब आपको करना क्या है, इस भुजा को यहां पर मिला देना है और इस भुजा को यहां पे मिला देना है। देखिए कितने आसान व सरल तरीके से आपने घन को बना लिया। अब ये घन होता क्या है, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते चलें। घन क्या होता है? जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। देखिए यहां पर ये आपकी नंबर 1 भुजा, ये 2 भुजा, ये 3 भुजा, ये 4 भुजा, और ये जो ऊपर दिख रही है ये 5, और ये जो नीचे है ये 6। तो घन में हमारी कितनी भुजाएं होती हैं? घन में हमारी 6 भुजाएं होती हैं, और प्रत्येक भुजा की माप बराबर होती है। जैसे वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप बराबर होती है, ऐसे ही घन में प्रत्येक भुजा की माप बराबर होती है। तो चलिए हम लिखते हैं घन क्या होता है हमारा, इसके बारे में। घन में 6 भुजाएं होती हैं। छह भुजाओं की माप
6 भुजाओं की मां समान होती है। जो 6 भुजाएं होती हैं, इन 6 की 6 भुजाओं की मां समान होगी। यदि ये भुजा 2 सेंटीमीटर है तो सारी की सारी 2-2 सेंटीमीटर की भुजाएं होंगी। अब हम बात करते हैं घन के पृष्ठीय अक्षेत्रफल की, यानी कि इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए देखें क्या होता है हमारा घन का पृष्ठीय अक्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय अक्षेत्रफल। अब भुजाएं कितनी है घन में? 6, और हमने प्रत्येक भुजा को मान लिया ए ए ए ए ए ए ए, तो कितनी हो गई है? 6 ए। और हमने बात की है पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 6 a², यानी कि 6 गुना भुजा का स्क्वायर, क्योंकि भुजाओं की संख्या 6 है और भुजा को हमने a माना, तो 6a² हमारा आ गया घन का पृष्ठीय अक्षेत्रफल। अब लिखते हैं घन का आयतन। घन का आयतन, तो घन का आयतन कितना होगा? भुजा की घात 3, यानी कि भुजा की क्यूब, भुजा की घात 3 या a का क्यूब, ऐसे कह सकते हो। अब देखिए लिखते हैं घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण कितना बनेगा? √3 और भुजा का स्क्वायर, √3 गुना भुजा का स्क्वायर या √3 a², ये लिख सकते हो आप इस प्रकार से, यानी कि √3 और भुजा का स्क्वायर, ये हो गया हमारा घन। ये आकृति किसकी बनाई हमने? घन, जिसकी 6 की 6 भुजाएं समान होती हैं। अब बात करते हैं हम घनाभ के बारे में। अब बात करेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ क्या होता है? देखिए घनाभ बनता किससे है? घनाभ की आकृति हमारी आयत से बनती है। आयत में क्या होता है? देखिए यहां पर मैं एक आयत की आकृति को क्रिएट कर रहा हूं, बना रहा हूं ऐसे। ये एक आयत की आकृति है जिसमें 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। अब आयत से घनाभ कैसे बनाएंगे आपको वो बताते हैं। इस भुजा को हम यहां तक लाए और इस भुजा को थोड़ा और आगे बढ़ाया और इसी प्रकार से इस भुजा को इधर आगे बढ़ाया और इस भुजा को यहां तक आगे बढ़ाया। अब इन सभी भुजाओं को आपस में हमने मिला दिया ऐसे करके। अब ये भी एक गेट के समान आपको दिखाई दे रहा है। अब हमने ऊपर वाले भाग को मिलाया आपस में, ये देखिए। अब ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये एक वर्ग की आकृति है। अब इसमें क्या हो गया? अब इसमें 2 तो बन गई हमारी लंबाई। कहां पर? एक ये लंबाई और एक दूसरी साइड वाली लंबाई। 2 लंबाई बन गई और 2 बन गई चौड़ाई। एक ये चौड़ाई, एक ये चौड़ाई, और 2 बन गई हमारी ऊंचाई। एक ये वाली ऊंचाई और एक ये वाली ऊंचाई। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया हमारा घनाभ में? 2 लंबाई, 2 चौड़ाई, 2 ऊंचाई। इस प्रकार से आयत से ज्यादा इसमें ऊंचाई आ गई। अब की बात तो देखिए, बात करते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ में 2 लंबाई, 2 लंबाई, 2 चौड़ाई व 2 ऊंचाई होती है।
इनकी माप चाहे कुछ भी हो, माप इनकी भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन होगा क्या, दो लंबाई दो चौड़ाई व दो ऊंचाई होगा इसमें। किसमें, घनाभ में। तो अब देख लेते हैं घनाभ का अक्षेत्रफल क्या बनेगा हमारा। अब हम लिखेंगे पहला पॉइंट कि घनाभ का अक्षेत्रफल। तो क्या बनेगा घनाभ का क्षेत्रफल। देखिए दो लंबाई है दो चौड़ाई है दो ऊंचाई है, तो हम लिखेंगे लंबाई को L, ये देखिए दो लंबाई हो गई इसमें, और चौड़ाई को क्या लिखेंगे हम, ये वाली को B, और ऊंचाई को लिखेंगे H। देखिए दो लंबाई है दो ऊंचाई है और दो चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, 2L प्लस 2B, इस प्रकार से। तो यहां पे क्षेत्रफल हमारा क्या बनेगा, देखिए जरा एक मिनट, 2 इंटू लंबाई LB गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। यहां पे हम लिख सकते हैं या 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, ऐसे लिख सकते हैं हम। 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, इस प्रकार हम घनाभ का अक्षेत्रफल लिख सकते हैं। अब बात करते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण क्या बनेगा हमारा, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, या हम हिंदी में भी लिख सकते हैं अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग और प्लस ऊंचाई का वर्ग। इस प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आता है आपके घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन कितना बनेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हमने अभी अंग्रेजी में लिखा है लेंथ गुना बोर्ड गुना हाइट। L फॉर लंबाई, B फॉर बोर्ड यानी कि चौड़ाई, और H फॉर हाइट। और इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, इस प्रकार से। तो ये हमने आपको घन के बारे में बताया। घन के बारे में क्या बताया कि इसमें 6 भुजा होती हैं और 6 की 6 भुजाएं बराबर होती हैं। तो घन का क्षेत्रफल कितना बन गया, 6 गुना भुजा का स्क्वायर, और घन का आयतन कितना बनेगा, भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब यानी कि भुजा की घात 3। और हमने आपको बताया घन का विकर्ण कितना होता है कि अंडर रूट 3a स्क्वायर। फिर हमने इसके बाद आपको घनाभ के बारे में बताया कि घनाभ में 2 लंबाई होती हैं, 2 चौड़ाई होती है व 2 ऊंचाई होती हैं, और जिसका अक्षेत्रफल क्या बना, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, यानी कि हिंदी में भी हमने आपको लिख के दिखाया। इसके बाद घनाभ के विकर्ण के बारे में हमने बात किया। विकर्ण कितना बना, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और घनाभ का आयतन कितना बना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आपको शंकु व गोले के बारे में और बेलन के बारे में बताते हैं, जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
चलिए अब बात करते हैं बेलन के बारे में। बेलन हमारा होता क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि जो बम्बू होते हैं, पाइप होते हैं, ये सब बेलनाकार होते हैं। पानी वाला पाइप, टंकी फिटिंग वाला पाइप, आपके घर में सिलेंडर, ये सब किस आकृति के होते हैं? ये बेलनाकार आकृति के होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं बेलन के बारे में कुछ। तो लिखेंगे बेलन। सबसे पहले मैं आपको बेलन की आकृति से परिचित करा देता हूं। देखिए, इस प्रकार से हमारी बेलन की आकृति होती है कुछ। ये यहां पर ये बेलन की आकृति को मैंने कुछ इस प्रकार से बना लिया है। ना लगे तो मान लेना एक बार कि ये बेलन की ही आकृति है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि बेलन के दोनों सिरे गोलाकार हैं। ये वाला सिरा भी और ये वाला सिरा भी गोलाकार है बेलन। ये आपको दिखाई दे गया होगा कि बेलन के दोनों सिरे गोलाकार है और ये होती है बेलन की यहां पर ऊंचाई। इसको बोलते हैं हम हाइट। ये बेलन की हो गई कुल ऊंचाई और ये बेलन का हो गया यहाँ पे वर्त बना हुआ है यानी कि गोला, तो ये गोले का हो गया व्यास और यहां पर हो गई ये इसकी आधे में त्रिज्या यानी कि आर। अब आर इधर आधे से और आर इधर, तो बेलन में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? बेलन में 2 त्रिज्याएं होती है दोनों सिरों पर और एक होती है ऊंचाई, हाइट हमारी। तो यदि हम बात करें बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हमारा क्या बनेगा? चलिए देखते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पूरे के पूरे का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने जैसे कि आपको बताया है कि इसमें 2 त्रिज्या होती है यानी कि 2 गोले बन गए इसमें, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, क्योंकि ऊंचाई 1 है, त्रिज्या यहां पर 2 है, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, इस प्रकार से। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना आया बेलन का? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए बात करते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ मतलब के ऊपर ऊपर वाला जो दिखाई देता है भाग, उसी के बारे में बात करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं बेलन के आयतन की। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आपका कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन कितना होता है आपका? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, और यहां पे हम लिखते जाएं कि पाई का मान होता है 22/7 और आर होती है हमारी त्रिज्या
और h होती है हमारी ऊंचाई। देखिए यहां पर पाई का मान 22/7, r का मान, r जो होगी ये इसको बोलते हैं हम त्रिज्या, और ऊंचाई तो h बने हमारी ऊंचाई। तो सबके बारे में हमने आपको डिफाइन किया है। अब आपको लेके चलते हैं, शंकु का परिचय आपसे कराते हैं कि ये शंकु क्या होता है। इसी प्रश्नावली का एक, चलिए देखिए बात कर लेते हैं शंकु के बारे में। शंकु क्या होता है? शंकु का नाम लेते ही आपके मन में आकृति आ जानी चाहिए जोकर की टोपी। त्रिभुजानुमा होती है लेकिन बीच में से क्या होता है, गोला होता है, खोखला नीचे, ठीक है, वो होता है शंकु। आपने सर्कसों में शंकुआकार तंबू लगे हुए देखे होंगे, वो भी शंकु की ही आकृति है। आपने हिमालय पर्वत या अन्य पर्वत श्रेणियों में शंकुआकार पेड़ देखे होंगे, बहुत ऊंचाई ऊंचाई पर इस प्रकार से पेड़ बने हुए हैं शंकुआकार, तो वो आकृति हमारी शंकु की होती है। चलिए आपको बता दें कि जैसे मैं एक ये आकृति बनाने जा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि शंकु की आकृति ही बने। इस प्रकार से कुछ होती है शंकु की आकृति, ठीक है, क्योंकि ये यहां पे होती है जोकर की टोपी नुमा, सर पे पहनने वाली कैप, इस प्रकार से ये होता है शंकु। तो शंकु के बारे में हम बताते चले। देखिए आपको बता दें, ये नीचे क्या बना हुआ है, नीचे बना हुआ है गोला, और गोले के ऊपर क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है। इतनी बात ध्यान में रखना कि यहां पे नीचे क्या है, गोला, और गोले पर है त्रिभुज शंकु की आकृति में। तो चलिए देख लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा, पाई आर एल, ये तिर्यक ऊंचाई, पाई आर एल, आर त्रिज्या है, एल तिर्यक ऊंचाई है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। और बात करते हैं शंकु के आयतन की। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या बना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर हम सबको बता दें कि पाई का मान 22/7 है, और आर हमारी त्रिज्या है, आर बराबर त्रिज्या, और एल बराबर आपकी तिर्यक ऊंचाई है, एल बराबर तिर्यक ऊंचाई है, और एच बराबर ऊंचाई है। एच बराबर ऊंचाई कौन सी ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, और एल बराबर ये तिर्यक वाली ऊंचाई। और इसको ज्ञात कैसे करते हैं तिर्यक ऊंचाई को, तो इसके लिए लिखते हैं तिर्यक ऊंचाई बराबर अंडर रूट, यानी कि एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग अंडर रूट में। इस प्रकार से हम तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात करते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको बताते हैं गोले के बारे में। गोला व अर्धगोला दोनों के बारे में आपको समझाते हैं।
और फिर प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। चलिए, जो अब इस प्रश्नावली में आपके लिए अंतिम है गोला। गोले के बारे में जान लेते हैं कि गोला होता क्या है। गोला, ये हम एक आकृति बना लेते हैं जो कि एक गोले के आकार की है, और एक ये आकृति बनाते हैं जो कि अर्धगोले के आकार की है। यह आकृति अर्धगोले के आकार की है, इस प्रकार से। इसको अर्धगोला मानेंगे, इसको गोला मानेंगे पूरा, ये ऐसे मान लेंगे। चलिए, इसको मैं हटाई देता हूं यहां से। इसको मान लेंगे ये पूरा गोला है, और जहां पे मैंने कट लगाया हुआ है, ये रेखा खींची गई है, ये अर्धगोला है। तो गोले के बारे में जानते हैं, गोले का पृष्ठीय अक्षेत्रफल कितना होता है। तो देखिए, गोले का पृष्ठीय अक्षेत्रफल क्या होता है। ये जो मैंने पूरी रेखा खींची है, इसको बोलते हैं 2r। ये होता है गोले का व्यास, इसको बोलते हैं 2r। और त्रिज्या कहां होती है गोले की, ये आधी होती है यहां से गोले की त्रिज्या, इसको बोलते हैं हम r, यानी कि गोले की त्रिज्या, इसको बोलते हैं हम r। तो चलिए देख लेते हैं गोले के बारे में। यहां पे लिख लेंगे गोले का पृष्ठीय अक्षेत्रफल तो गोले का पृष्ठीय अक्षेत्रफल हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इस पूरे गोले का यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 गुना पाई का मान 22/7 और आर हमारी ये त्रिज्या, इसका स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे। अब बात करें पूरे बड़े गोले का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर की पावर 3, इस प्रकार से, यानी कि 4/3 गुणे 22/7 और आर की करेंगे त्रिज्या की 3 बार गुना, क्योंकि यहां पर घात में 3 है। ये तो हो गया गोले के बारे में, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन। अब बात करते हैं अर्धगोले के बारे में। किसके बारे में, अर्धगोला। तो चलिए अर्धगोले के बारे में देख लेते हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय अक्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय अक्षेत्रफल हमारा कितना बनेगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धगोले का कितना बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कितना बनेगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल बन जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारे अर्धगोले का क्षेत्रफल बन जाएगा। अब लिखते हैं इसी में अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय, यानी कि ये पूरे का पूरा संपूर्ण, ये तो हो गया वक्र पृष्ठीय। अब लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय, अर्धगोले का
संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया, देखिए ये होगा हमारे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना बन रहा है? यहां पे पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब है, तो अर्धगोले का कितना बनेगा? 2/3 पाई आर की क्यूब। ये बन जाएगा हमारा यहां पर अर्धगोले का आयतन। तो इस प्रकार से हमने आपको घन, घनाभ, शंकु, बेलन और गोला, इनके बारे में सभी फॉर्मूले बता दिए हैं कि क्या इनका क्षेत्रफल होता है, कैसे इनका आयतन आता है। तो अब हम प्रश्नावली की ओर बढ़ सकते हैं, प्रश्नावली पर काम कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं।